नमस्कार, आप देख रहे हैं बात इंडिया की। मैं हूं प्रवीण तिवारी। नए बिल पर विवाद, ये आज की चर्चा का विषय। जैसे अभी आपने देखा, ये नया बिल है क्या? पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल से विवाद कैसे हो सकता है? इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? यानी इसे क्यों लाया जा रहा है, लाने की ऐसी क्या मजबूरी है, और जो इसका विरोध कर रहे हैं उनके विरोध की क्या वजह है? देखिए, कोई भी नया कानून आता है उसके गलत इस्तेमाल हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब भी कोई नया बिल लाया जाता है तो उसकी वाजिब वजहें भी होती हैं। पश्चिम बंगाल में पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ बिल पास हो गया है। क्योंकि इसका नाम 1929 के विवादित पब्लिक सेफ्टी बिल से मिलता जुलता है, इस वजह से इसको लेकर सवाल और सियासत भी है। जहां शुभेंदु सरकार इसे अपराध, दंगे और हिंसा पर लगाम लगाने वाला कानून बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे ब्रिटिश कानून से मिलता जुलता कानून बता रहा है, उसकी वापसी बता रहा है। आखिर इस नए कानून में क्या है, इसको लेकर इतना विवाद क्यों मचा हुआ है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए, ये बड़ा पेचीदा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, इकोनॉमिक्स और कानून, ये दोनों विशेषज्ञों के बिना समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज एक बहुत अच्छा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा। कानून के जो जानकार हैं वो मेरे साथ होंगे और वो आपको समझाएंगे कि ये बिल क्या है। मैं भी समझने का प्रयास करूंगा आपके साथ साथ। लेकिन उससे पहले जो इस पर राजनीति हो रही है, एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में अब अपराध और कानून व्यवस्था की लड़ाई नए मुकाम पर पहुंच गई है। विधानसभा ने वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 को बहुमत से मंजूरी दे दी है। बीजेपी सरकार का दावा है कि ये कानून संगठित अपराध, दंगे, अवैध खनन, हथियार और ड्रग्स तस्करी के साथ साथ हिंसा के नेटवर्क को भी खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। आइए जाने क्या है ये बिल। पक्ष में 176 वोट, विरोध में 41 वोट, 20 विधायक अनुपस्थित थे। इस कानून का सबसे अहम प्रावधान है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी एहतियाती हिरासत। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को ये आशंका हो कि कोई व्यक्ति समाज के लिए खतरा बन सकता है, माहौल खराब कर सकता है, तो उसे बिना नियमित ट्रायल के अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। हालांकि ऐसे आदेशों को लेकर 15 दिनों के अंदर राज्य सरकार को रिपोर्ट भी देनी होगी और पूरे मामले की समीक्षा हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता वाले सलाहकार बोर्ड के जरिए की जाएगी। इस कानून में पहली बार गुंडा और समाज विरोधी तत्व को जिस तरह से परिभाषित किया गया, उसके मुताबिक ये केवल अपराध करने वाला ही नहीं, बल्कि अपराध की साजिश रचने वाला, वित्तीय मदद देने वाला, उसे बढ़ावा देने वाला या किसी गिरोह से जुड़ा व्यक्ति भी इसके दायरे में दोषी माना जाएगा। इस बिल के जरिए पुलिस को भी व्यापक अधिकार दिए गए हैं। इस कानून के तहत अपराध गैर जमानती होंगे। इतना ही नहीं, पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकेगी। कानून के तहत आरोपी को 1 साल तक किसी इलाके में न रहने के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस कानून के तहत दंगे या हिंसा के दौरान नुकसान होने पर दोषियों की संपत्ति जब्त कर उनसे मुआवजा वसूला जा सकेगा। संगठित अपराध, गुंडागर्दी, हिंसा पर कार्रवाई, आईपीएस स्तर का अधिकारी देगा हिरासत का आदेश। आरोपी को 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। आरोपी की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार, आरोपी को 1 साल तक जिला बदर करने का अधिकार, अपराध में सहायता देने वाले पर भी कार्रवाई, संपत्ति नुकसान पर क्षतिपूर्ति वसूली का प्रावधान। बिल के तहत एडवाइजरी बोर्ड का गठन, बोर्ड अध्यक्षता हाईकोर्ट के जज करेंगे। बीजेपी सरकार इस बिल को जहां अपराधियों के खिलाफ ब्रह्मास्त्र बता रही है, तो वहीं विपक्ष ने इस कानून को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। जो अभी शुभेंदु अधिकारी जी ने गुंडा दमन बिल लाया है, तो इसमें क्या समझा रहे हैं? जो विरोधी दल गुंडा कुछ भी बोले, चाहे विपक्ष बोले, आज आप लोग जानते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट ने राय दिया है। जो बीजेपी बड़प्पन बोला, जो आपको क्या बोल नहीं पाएगा कोई, आपका हिटलर शासित चलाना चाहते हैं, ये हम उनको सैल्यूट करते हैं, उनको दिल से नमन करते हैं। इस बिल को लेकर बीजेपी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए इस बिल को लाना जरूरी था। कोई घुसपैठे इंडिया में नहीं रहेगा।
ऐसा बंगाल में नहीं रहेगा। आप देख रहे हैं शुभेंदु दा जो हमारा सीएम है, उन्होंने बोल दिया है जिसको जाना है अभी भी वक्त है, समय है, अब चले जाइए। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग छुप के रह रहे हैं, लेकिन सीएम स्वराष्ट्र मंत्री दोनों ही है हमारा शुभेंदु दा। तो उन्होंने जब बोला है तो ढूंढ के निकल के उनको बाहर भेजेगा मतलब पुशबैक होगा। वहीं इस बिल को लेकर बंगाल के लोग विपक्ष के बयान से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि इस बिल से प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार होगा। 35 साल वामपंथी जमाने में, उसके बाद 15 साल अपना तृणमूल के जमाने में ये जो गुंडागिरी चालू हुआ है, गुंडागिरी सिंडिकेट मतलब गुंडागिरी, ये जो चालू हुआ है सबसे पहले मतलब इंडिया में हमारा पश्चिम बंगाल में ही होना चाहिए था। ये जो भी किया है हमारा मुख्यमंत्री ने, हमारा जो डिसीजन लिया हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया हुआ है। पिछले 34 साल का सीपीएम का जो गुंडा राज था, उसके बाद 15 साल में जो टीएमसी सरकार था वेस्ट बंगाल में, ये लोग पूरा हमारा प्रदेश को पूरा गुंडागर्दी में भर दिया था। ये गुंडागर्दी करते करते ऐसे नागरिक को पूरा इतना खराब किया लोगों के साथ। तो अभी का जो सिचुएशन है, तो वेस्ट बंगाल का जो कानूनी हालात है, इसको सुधारने के लिए ये जो एक्ट है ये सबसे जरूरी था। अब बंगाल के लोगों ने तो इस बिल का समर्थन करते हुए कहा कि टीएमसी सरकार के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी को खुलेआम तोड़ा जा रहा था और सरकार इसे कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही थी। ये फिल्टरेशन करने के लिए ये गुंडा दमन नीति, ये आइन लागू हुआ है। इसमें क्या है, जो इतना साल से हम देख रहे हैं, इतना करप्शन हो रहा है, इतना गुंडागर्दी, इतना जो लोगों को धमकाना चमकाना, उसके बाद सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये मतलब दोबारा ऐसा चीज़ बंगाल में नहीं होगा। तो वही सब हमारा सरकार कोशिश कर रहा है कि जितना हो सके उतना वो सब चीज़ ठीक करने के लिए, और कुछ नहीं। ऐसा तोड़ मोड़ करने से कोई प्रोटेस्ट में अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी आप डैमेज किए तो सरकार आपको अरेस्ट करेगी, उसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई चलेगा। तो नाम का प्रॉपर्टी रहेगा, वो प्रॉपर्टी नीलाम में उठेगा, सरकार उसको नीलाम में उठाएगा। और वो बंगाल की जनता का ये भी कहना है कि इस बिल के आने के बाद वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं विपक्ष इस बिल को ब्रिटिश काल का काला कानून बताकर विरोध कर रहा है। बंगाल में लागू हुआ है सिटीजनशिप प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि गुंडा दमन निधि। जो निधि के चलते बंगाल की जनता कह रही है कि वो लोग बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसी एक्ट को लेकर पॉलिटिकल विवाद अभी छिड़ चुके हैं। कांग्रेस या फिर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ब्रिटिश राज के चलते बहुत सारे ऐसे एक्ट थे जिसमें इस एक्ट का यानी कि एक गुंडा दमन निधि का सिमिलरिटी मिल रहा है। इसी में बंगाल की जनता की कहना है कि बहुत जल्द इस एक्ट को जितना जल्द हो सके लागू करना चाहिए। फिलहाल अभी तक बंगाल की सरकार की ओर से इस एक्ट के चलते कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। वही पॉलिटिकल विवादों में कांग्रेस की ओर से बताया जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार की कुछ कानून इसमें घुसाया गया है जिसमें लोगों को 1 साल प्रिवेंशन डिटेंशनशिप में रखा जा सकता है। वहीं पर बंगाल की जनता कह रही है कि इस एक्ट के चलते वो लोग बहुत सेफ महसूस कर रही है और जल्द से जल्द इस एक्ट के चलते बहुत सारे एक्शन होगा, ऐसा उम्मीद भी है बंगाल की जनता की। पश्चिम बंगाल सरकार का दावा है कि ये कानून अपराधियों के खिलाफ ब्रह्मास्त्र साबित होगा, जबकि विपक्ष इसे विपक्ष के खिलाफ बीजेपी सरकार की साजिश करार दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये कानून सचमुच संगठित अपराध और हिंसा पर लगाम लगा पाएगा? इसका जवाब मिलने में अभी समय लगेगा। लेकिन ये तो तय है कि इस कानून को जिस तरह से बंगाल के लोगों का समर्थन मिल रहा है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि बंगाल की जनता इस बिल को लागू होने से पहले ही स्वीकार कर चुकी है। अब इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि अपराध और हिंसा से परेशान पश्चिम बंगाल की जनता को इस कानून से जितनी उम्मीदें हैं वो कितनी पूरी हो पाती हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। मैंने शुरुआत में ही कहा था कानूनी मामला है, मेरी भी सीमित समझ है, मैं भी आज सुनूंगा और बहुत ही शानदार पैनल मेरे साथ मौजूद है, बहुत वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। जस्टिस एन मित्तल साहब पूर्व जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, साथ ही कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं उन्होंने निभाई हैं, वो उनका मैं स्वागत करता हूं जस्टिस मित्तल का। संजय साय जी पूर्व आईपीएस हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी दुबे जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, बहुत अच्छा बोलते भी हैं, समझाते भी हैं आसान भाषा में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और
सुप्रतिम रॉय साहब जो कि मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जस्टिस मित्तल, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा क्योंकि ऐसे कानून आपने बहुत बनते देखे और इन पर विवाद भी आपने देखा है। अभी इसको तो गुंडा एक्ट नाम भी दे दिया उन्होंने, विपक्ष की तरफ से मैं कुछ बाइट सुन रहा था। अब ये भी हम जानते हैं कि जब भी कोई कानून आता है तो उसकी आवश्यकता तो होती है, लेकिन उसके दुरुपयोग भी हो जाते हैं। बहरहाल इस पर आपका व्यू क्या है? अभी कैसे आप समझाएंगे आम लोगों को क्या है ये बिल और क्या इससे नुकसान, जिनको डर लग रहा है उनको क्या नुकसान है और इसके फायदे क्या हैं जो इसी सरकार ने ज़रूरत बताई? बिल्कुल गलत है कि ब्रिटिश काल का जो कुछ कानून हैं उनको इसमें समाहित कर लिया गया है। मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर NSA 1980 से लागू है, कॉफी पोसा फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ 1974 से लागू है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट UAPA 1967 से लागू है और प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, फेमा जिसको हम बोलते हैं, 1980 से है और NDPS के बारे में भी कानून इसके बारे में है जो देश के अंदर लागू हैं। जहाँ तक राज्य सरकारों का प्रश्न है, इसमें तमिलनाडु ने वर्ष 1982 में कानून बनाया, महाराष्ट्र सरकार ने भी वर्ष 1981 में कानून बनाया, गुजरात सरकार ने भी गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज पासा एक्ट 1985 में बनाया और कर्नाटक ने भी 1985 में बनाया। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे जो समय हैं ये वर्तमान में UPA कह लीजिए, पूर्व में कांग्रेस की सरकारें हैं, उनके द्वारा बनाए गए थे। हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 में इसकी व्यवस्था है। अनुच्छेद 22 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए और कानून में यह भी व्यवस्था है कि अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार चाहे तो प्रिवेंटिव एक्शन के लिए कानून बना सकती है और इसमें डिटेंशन की अधिकतम सीमा जो होगी वो 1 साल की होगी। सामान्यतः ये भी कहा गया है अनुच्छेद 22 में ही कि बिना एडवाइजरी बोर्ड की सहमति के 3 महीने से अधिक किसी को निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। वर्तमान कानून जो वेस्ट बंगाल सरकार लाई है ये एंटी सोशल और जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, इसके अलावा साइबर रिलेटेड जो क्राइम्स हैं और ऑर्गेनाइज्ड एक्सटॉर्शन जो लूट होती है उसको लेकर के है। इसमें इस कानून में कुछ प्राविधानों को जो CRPC के प्राविधान हैं उसमें कुछ ऑफेंसेस को नॉन वेलेबल भी किया गया है और कॉग्निजेबल भी किया गया है। तो मेरा ये कहना है कि अनुच्छेद 22 इसकी अनुमति देता है और अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के कानून लागू हैं और देश में भी इस प्रकार के कानून लागू हैं। जहाँ तक किसी भी कानून के दुरुपयोग होने का प्रश्न है, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई भी कानून का दुरुपयोग नहीं हो सकता। दुरुपयोग होता है, चाहे हम देख लें दहेज प्रताड़ना का अधिनियम हो, चाहे हम बलात्कार से संबंधित प्राविधानों को देख लें, चाहे हम और डोमेस्टिक वायलेंस है, और भी बहुत से कानून हैं जिनका दुरुपयोग होता है। तो उपयोग और दुरुपयोग ये देखना न्यायालयों का काम है। न्यायालय के समक्ष जब इस बारे में कोई याचिका आती है तो न्यायालय इसको देखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान कानून जो वेस्ट बंगाल ने पारित किया है उसमें 3 हफ्ते के अंदर एडवाइजरी बोर्ड की सहमति लेनी होगी। अगर एडवाइजरी बोर्ड सहमति देता है तो आप उसे 1 साल तक निरुद्ध रख सकते हैं। अगर एडवाइजरी बोर्ड सहमति नहीं देता है तो 3 सप्ताह के बाद वो व्यक्ति छोड़ दिया जाएगा। तो इसमें मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रकार से संविधान का कोई उल्लंघन है या किसी भी कानूनी प्राविधान का उल्लंघन किया गया है। हमारे भारत के संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसकी लिस्ट 3 में पब्लिक ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है और पब्लिक ऑर्डर पर स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाने का पूरा अधिकार है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी भी प्रकार से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपने संवैधानिक दायित्व से बाहर जाकर के किसी प्रकार का कोई अधिनियम पारित किया है। ऐसे अधिनियम और राज्यों में भी हैं और देश में भी हैं। जी। तो
इसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए। जी सर, और बिल मैं एक बात और कह देना चाहता जी हूं, जी तो अवश्य पिछले अवश्य। कुछ दिनों से हम लोग जो मीडिया में बंगाल में हिंसा, लूट, बलात्कार और बहुत सी आपराधिक घटनाएं, संगठित आपराधिक घटनाएं देख रहे थे मीडिया में। मैं नहीं जानता कि वास्तविकता क्या है, परंतु मीडिया में जो देख रहे थे उसके हिसाब से वेस्ट बंगाल की जनता के लिए इस प्रकार का कानून लाया जाना बहुत जरूरी है। जी, ये हम जानते हैं कि बिल जो होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो कई ऐसी विसंगतियां हैं, कई ऐसी बातें हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अश्विनी जी उसको जानते भी हैं, मैं आऊँगा उनके पास में और एक निजी अनुभव के साथ में उनसे बात करूँगा। लेकिन संजय सर, पुलिस के पास जब पावर आती है, पुलिस है ही प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन हमने देखा है कि बंगाल पुलिस का इस्तेमाल बहुत जमकर किया गया है। वो वामपंथी सरकारों ने भी किया, तृणमूल की सरकार ने भी किया है, दुरुपयोग भी किया है। मेरे पास कई उदाहरण हैं उसके, निजी तौर पर भी मुझे उसके उदाहरण पता है। क्या आपको लगता है कोई भी बिल जब आता है, पुलिस के पास जब शक्ति अधिक होती है तो फिर उसके दुरुपयोग की आशंकाएं भी बढ़ जाती हैं? इस पर मैं आपकी टिप्पणी भी चाहूँगा, कानून जो आ रहा है उस पर आप जो कहना चाहते हैं, और मेरा ये प्रश्न भी है आपसे। अनम्यूट कीजिएगा सर। जब कोई भी बिल जो है प्रेजेंट किया जाता है लेजिस्लेचर में, तो बड़े ही थ्योरेटिकल अंदाज में आता है, वो कॉपी बुक स्टाइल में उसके बाद उस पर बात होती है। और जो हमारे ग्रेट लॉ मेकर्स हैं, लॉ मेकर्स में ज़्यादातर लोगों का जो है लॉ के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, तो प्राइमरीली एक व्हिप पास किया जाता है, तो रूलिंग पार्टी के पास जितना पावर है उसके हिसाब से वो बिल पारित किया जाता है। उस पर न कोई ढंग का डिस्कशन होता है, न उसके पहले के कानून के बारे में होता है, न उसके बाद के कानून के बारे में होता है। अभी जो ये बात वहाँ चल रही है, जो सबसे संवेदनापूर्ण बात है कि करंट लीगल सिस्टम जो है, पीनल सेक्शन, ये जो है इट इज नॉट इनफ टू हैंडल वेस्ट बंगाल सिचुएशन। अब ये कौन सा ऐसा अजूबा हो गया है कि पूरे जितना भी कानून बंगाल के हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून हैं, उसको सबको मिला के भी आप कुछ भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, इसलिए आपको एक अलग से कानून चाहिए। दूसरी जगह ये कानून है नहीं है, वो दैट इज इमटेरियल, वो हम बाद में देखेंगे, ये जरूरत की बात हो रही। दूसरा, सरकार बनाते तुरंत ही जो है आपको ये कानून चाहिए, 50 और चीजें हैं उसको छोड़ के ये कानून चाहिए। तीसरा, ये 15 साल की जो बात हो रही है, गुंडा राज और क्या क्या बहुत तरह की बातें हो रही, उस 15 साल में विदाउट गेटिंग पॉलिटिकल 9.5 साल करंट चीफ मिनिस्टर वो मिनिस्ट्रियल पोजीशन में थे, और उनका करीब 22 साल जो है टीएमसी के साथ गुजरा है। और सिद्धार्थ शंकर रे के समय से अगर आप लीजिए, वहां से जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद सीपीएम, उसके बाद टीएमसी, ये एक बंगाल का कल्चर है। ये बंगाल का कल्चर इस हालत में पहुंच गया है कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी से बहुत जल्दी ज्यादा कुछ होने वाला है। ये पूरा कल्चर चेंज होते होते बहुत टाइम लगता है। जिस पुलिस को सिद्धार्थ शंकर रे ने मिसयूज किया, ज्योति बासु एंड कंपनी ने मिसयूज किया, ममता बनर्जी एंड कंपनी ने मिसयूज किया, उसको गारंटी ये सरकार देती है कि मिसयूज नहीं करेंगे, ये गारंटी दिया जाता है। बाकी सब जितने भी कानून अभी चल रहा है, वो सब कानून आप देख लीजिए, उसका मिसयूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो पॉलिटिक्स इतना ज्यादा है इंडिया के क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन और क्रिमिनल जस्टिस इकोसिस्टम में कि उसको उससे अलग किया ही नहीं जा सकता है। शायद ही आपको कोई केस मिले आज के तारीख में विच इज नॉट कनेक्टेड टू पॉलिटिक्स इन सम मैनर और द अदर। आप कोई ले लीजिए, एनकाउंटर ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, एक टेररिस्ट अटैक ले लीजिए। तो ये जब ये कानून आया है तो इसके पीछे इनका क्या विचार है, वो तो कानून आगे जैसे बढ़ेगा वैसे ही हमें पता चलेगा। और एनएसए जो है 1980 से, जैसा ये जज साहब ने बताया, तो 1980 से 2026 तक इसमें कितना कुछ मार्क्ड डिफरेंस हुआ है साल दर साल, या एवरी 5 years और एवरी 10 years। सेकेंड, जितने भी ये क्रिमिनल केस अभी हुए, इंक्लूसिव ऑफ सुवेंदु अधिकारी पीएस मर्डर, वो केस कहां पे हैं? अगर आपके पास जो पुलिस है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, पूरा जो आपका तंत्र है इंक्लूसिव ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसके पास टीथ नहीं है,
अगर दांत ही उसके पास नहीं है, आप कुछ भी कानून उनको देते रहो, क्या अंतर पड़ने वाला उससे। और एक आपको बताता हूँ बहुत बढ़िया वाक्य, ये इसको गुंडा एक्ट बोला जाता है, पूरे देश में गुंडा एक्ट बोला जाता है इसको जी। तो ये गुंडा एक्ट हमारे यहाँ कर्नाटका में भी है, 31-32 साल में भी काम किया हूँ इस गुंडा एक्ट के साथ। इट इज सो डिफिकल्ट टू क्रिएट अ केस। आपका जो सब्सटैंशिएशन चाहिए, जज साहब मेरे को बेल आउट करेंगे, वो सब्सटैंशिएशन एक दूसरे लेवल का चाहिए। तो अगर एडवाइजरी बोर्ड आपके फेवर में नहीं है तो ये वहीं खारिज भी हो सकता है। और ज्यादातर पुलिस का जो डॉक्यूमेंटेशन है लोकल लेवल्स पे, आई डोंट थिंक इट इज एट अ लेवल जो कि आपको जो है कोई सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाए। और रोज का रोज हम देखते हैं कि कैसे हमारे केसेस ध्वस्त होते हैं। तो ये जो है एक्चुअल सिचुएशन है मेरे हिसाब से, इन माय पर्सनल ओपिनियन। जो कानून है, जो सिस्टम है और जो कॉन्सेप्ट ऑफ मिसयूज है, जो चलता 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 चला जा रहा है। आज के तारीख में आप बता दीजिए कौन सा एक एसपी इंडिपेंडेंट है जी, कौन सा एक सब इंस्पेक्टर इंडिपेंडेंट है। पूरे के पूरे 100% ट्रांसफर और पोस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में होते हैं। ये बहुत अच्छा एक कानून ला रहे हैं, ठीक है, अगर मैं मान लिया तो 2006 में जो प्रकाश सिंह का जजमेंट आया था वो खराब था क्या? स्टेट सिक्योरिटी कमीशन की बात हुई, इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर को अलग करने की बात हुई, उसमें नरीमन से लेके कौन सा नहीं, सबने लिखा उसके बारे में। उसमें हुआ क्या फाइनली कि पूरे के पूरे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेस चलते रहे। कितने स्टेट हाई कोर्ट्स में चले, सुप्रीम कोर्ट में चला, मिला जुला के वही हुआ कि पुलिस के ऊपर से हमें कंट्रोल नहीं हटाना है। नहीं तो आज के तारीख में मेरे हिसाब से 50% केसेस दे शुड नॉट एग्जिस्ट जी। एंड द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो तो हम आप बार बार देख रहे हैं, हमारे जज साहब लोग ही बता रहे हैं कि जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो कानून के तौर में अगर देखा जाए एक बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कि ये प्रॉब्लम है इसलिए यही हुआ। अच्छा, ये पूरा ये कानून लाने के लिए उस पर कोई स्टडी हुआ है? कोई ऑर्गेनाइज क्राइम पे स्टडी हुआ है? कोई नारकोटिक्स पे हुआ है? कोई घुसपैठिया पे हुआ है? कुछ भी स्टडी जिसके बेसिस पे लेजिस्लेचर कन्विंस हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट जज करता है, दूसरे कोर्ट जज करते हैं, पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर वो उसके भी ऊपर है। मुझे अभी आपको सुनने के बाद में बनाते हैं, इतने सारे पॉइंट बनाते हैं जी जी वो कानून बनाते हैं। तो कानून बजाने वाला यस नो करके वो कानून बन गया, कभी कभी अंधेरे में भी बन जाता है। संजय सर, मैं आपको बिल्कुल मतलब अभी जब सुन रहा था तो आपने उसकी इतनी डिटेलिंग और इतने विस्तार के साथ में उसको समझाया कि बहुत सारे सवालों को निर्मूल कर दिया आपने बहुत। और प्रकाश सिंह जी की आपने बात की, मेरी पुलिस रिफॉर्म को लेकर उन्होंने बड़ा काम किया। मेरा सौभाग्य कि कई बार उनसे बातचीत हुई, इस मसले पर भी बात हुई, इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी बात हुई। अभी आपको सुप्रतिम दा जो हैं वो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं सभी पैनलिस्ट को, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा था, अश्विनी जी को क्योंकि मैं निजी तौर पर जानता हूँ, भगवान न करे कानून के जानकारों की ज़रूरत पड़े, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती तो इनके पास ही भागना पड़ता है, ले दे के हमारे सर्कल में यही है। तो अश्विनी जी को पता है कि किस तरीके से दुरुपयोग हुआ पश्चिम बंगाल में। आपको याद होगा अश्विनी जी कि आपसे हमने सलाह मशविरा भी किया, उस समय पश्चिम बंगाल की सरकार ने पत्रकारों के खिलाफ भी खूब केसेस, नॉन बेलेबल धाराओं के तहत केसेस, तब तो कोई कानून भी नहीं था। यानी अगर किसी को आपको फंसाना है, परेशान करना है, तो कोई नए कानून की ज़रूरत ही नहीं, बहुत सारे तरीके होते हैं, आप कर सकते हैं। फिर भी ये कानून लाकर मैसेजिंग क्या हो रही है, और क्या ऐसा कोई कानून लाने के बाद में सचमुच में बड़े बड़े चेहरों को उठाना आसान हो जाता है, या इसको आप एक पॉलिटिकल नज़रिए से देखेंगे? बहुत सारी बातें संजय सर ने डिटेल में कह दी हैं, या आपको लगता है कि नहीं इसकी आवश्यकता है, जैसा जस्टिस मित्तल ने शुरुआती कमेंट में कहा? डॉक्टर प्रवीण तिवारी, मैं रेफरेंस आपके केस से ही दूंगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का ब्लैंटेंट मिसयूज वेस्ट बंगाल की पुलिस ने आपके साथ किया, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। पोस्ट पोल वायलेंस में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसने कहा विक्टिम्स वर मेड एक्यूज्ड। ऑनरेबल जस्टिस मित्तल मेरे इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। तीसरा, उसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने, जो एक व्यक्ति नहीं था, कई लोग थे, इंक्लूडिंग ज्यूरिस्ट, इंडिपेंडेंट, उन्होंने यह भी कहा देयर इज नो रूल ऑफ लॉ
बट लॉ ऑफ रूलर ऑफ कोर्स। ऐसी परिस्थितियों में जब सुप्रीम कोर्ट जैसे तमाम, जस्टिस राजेश बिंदल जो अभी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर, उस समय वहां के चीफ जस्टिस थे, ऑल हैट्स ऑफ टू हिम, एंड आई थिंक जस्टिस मित्तल हैज वर्कड विद हिम इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। प्रिंट जज जो वहां की रूलिंग डिस्पेंशन, जो जजेस कोर्ट्स को घेरवा ले रही है। श्रद्धा स्कैम में राजीव कुमार अभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं राज्यसभा के, was a prime accused, and in order to save him, a chief minister of the state ने हंगर स्ट्राइक किया। नंबर 3, एक दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, मिस्टर सहाय इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। डिग्निफाइड साइलेंस मेरा मिस्टर सहाय के बहुत सारी जो बातें हैं उसमें आंसर होगा। दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट राज्यों और केंद्र के बीच में जो प्रीमियर लेवल के ऑफेंसेस होते थे, जहां पर की एविडेंसेस सेवरल पार्ट्स में होते थे, उनको कलेक्ट करने के लिए स्टेट का डॉक्ट्रिन काफी नहीं होता था, तो प्रीमियर एजेंसी जांच करती थी, और वो प्रीमियर एजेंसी सीबीआई थी। उसमें 2 कंडीशंस हैं, एंड आई थिंक मिस्टर सहाय वुड एग्री टू इट। पहला कि एक जनरल कंसेंट जो सारे राज्य दे चुके थे पहले, जब से उस एक्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ तब से लेकर, और पिछले जो वहां की वेस्ट बंगाल की सरकार थी तब तक, और एक स्पेसिफिक कंसेंट, दैट कंसेंट वाज विथड्रॉन, which was being run, which was being implemented since it was made an act। वो तो यानी जो कोऑपरेशन था, जो फेडरल स्ट्रक्चर था, कैसे लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होता है और कैसे कानून काम करता है, उस पर बात करें। वही ऑफिसर है, मिस्टर सहाय भी वही बात करेंगे। कर्नाटक में जब रहे होंगे तो उस समय भी कैसे पुलिस एक्ट का इनके ऊपर भी कैसे दबाव आता होगा, हम वहां आते हैं। अब जो आपका प्रश्न है वो मैं आखिरी में जवाब दूंगा, उसके पहले मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंसेस वेस्ट बंगाल के संदर्भ में शेयर करूंगा। तो कैसे ब्लाइंडेंट मिसयूज होता था और कैसे वहां की रूलिंग गवर्नमेंट जो फेडरल स्ट्रक्चर का, माने ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का शाइनिंग एग्जांपल अगर कहीं देश में दिखा, वो वेस्ट बंगाल में दिखा। उसी वेस्ट बंगाल में जहां पर की एक प्रीमियर एजेंसी जांच करने ले जाती है, तो चीफ मिनिस्टर इंस्टेड ऑफ कोऑपरेटिंग द प्रीमियर एजेंसी फॉर व्हिच द चीफ मिनिस्टर हैज टेकन ओथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां जाकर के वो आईपैक वाला पूरा डाटा उठा लेते, माने आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का अब्यूज और मिसयूज करते वहां जाते हैं। फिर नंबर 5, आपने यह भी देखा कि कैसे शाहजहां से हर जगह पॉकेट्स बने हुए, किसके, क्रिमिनल्स के। आप कैलकाटा से शुरू करिए, आप मुर्शिदाबाद जाइए, मालदा जाइए, हर जगह वो जो क्रिमिनल्स हैं, दे आर एसोसिएटेड विद इन्फिल्ट्रेट। दिस इज नॉट माय रिपोर्ट, दिस इज द रिपोर्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी, दिस इज द रिपोर्ट ऑफ ऑल स्टैट्यूटरी बॉडीज, दिस इज रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जस्टिस मित्तल वुड एग्री टू इट। और डिग्निफाइड साइलेंस, मैं मिस्टर सहाय की बात में फिर से एक बात कह रहा हूं, इसलिए जो वहां का पब्लिक सेफ्टी बिल था वो काफी नहीं था वहां की करंट इंटरनल एक्सिजेंसीज को डील कर। आई एम नॉट अ बीजेपी मैन, आई एम वेरी सॉरी, आई एम नॉट आरएसएस मैन, आई एम वेरी सॉरी, आई एम, दिस इज माय इंडिपेंडेंट व्यू विच आई एम जस्ट, आप मिस्टर प्रवीण तिवारी हमारे मित्र भी यहाँ पे इस बात को समझेंगे। आपको किस तरीके से सिर्फ एक रिपोर्टिंग के लिए, क्या रिपोर्टिंग थी कि कोविड का कैसे यहां पर ना तो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, आपकी रिपोर्टिंग ये थी कि यहां पर लोगों को खुला छोड़ दिया जा रहा है इलेक्शन के दौर में। उसी रिपोर्टिंग के बेसिस पर एक एडीजी आपको वहां से एफआईआर दर्ज करके भेजता है। ऑल थैंक्स टू यू कि आपको वहां जेल में बांग्लादेशियों के साथ नहीं रहना पड़ा, मगर मुझे बड़ा बहुत अफसोस होता कि आज क्या स्थिति होती। डॉक्टर प्रवीण तिवारी, ऑल थैंक्स टू यू। आपके साथ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का वायलेशन हुआ, भाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल सब किताबों में है, इसलिए वहां जरूरी था कि संगठित अपराध, गुंडागर्दी, असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाने, और जो बांग्लादेश और भारत की सीमा है जहां हमारी देश की बीएसएफ काम नहीं कर पाती थी। आई नो वन ऑफ माय डीआईजी फ्रेंड हु इज स्टिल सर्विंग इन बीएसएफ, वो बताते हैं कि कैसे वहां पर उनको लोकल पुलिस का सपोर्ट नहीं मिलता था, कैसे लोग वहां से बांग्लादेश से वहां आते थे। और एक सब इंस्पेक्टर ने एक बार एक स्मगलर को, सोने की सबसे ज्यादा स्मगलिंग वहीं से होती है, ये भी बात मिस्टर सहाय एग्री करेंगे, जो खाड़ी देशों से आता है। वेस्ट बंगाल सबसे सेफ पैसे वो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, कैसे एक सब इंस्पेक्टर ने गोली मारी एंड ही वाज मेड एन एक्यूज्ड। ऑल थैंक्स टू द सीनियर ऑफिसर्स हु सेव्ड हिम।
इसलिए वहां पर प्रिवेंटिव डिटेंशन अभी की जो गुंडागर्दी की स्टेज है, सरकार बदल देने से तुरंत गुंडागर्दी नहीं खत्म होगी। आपको एक चाहिए होता है डॉक्ट्रिन किसी को जेल में रखने के लिए। हमारा इंडियन पिनल कोड नाउ बीएनएस, मैं खुद किताब हमने लिखी है बीएनएस पर, आई हैव गिफ्टेड यू, एंड ऑफ कॉलोनियल लॉज। ऑफ कोर्स नॉट, एंड ऑफ कॉलोनियल लॉज इट विल टेक टाइम। लेकिन आप ये बताइए 1860 से 2023-24 तक 77 बाद क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट हुआ, लेकिन कोई ऐसा एक्ट में उसमें संशोधन नहीं किया जिसमें इस तरह सिचुएशन को, वेस्ट बंगाल जैसी सिचुएशन। वेरी इंटरेस्टिंग अश्विनी जी, आपने जो कहा है ना, सीधे बात तो जाती है संजय सर के पास में, और मेरे मन में आ रहा कि देखिए ना कितने दो डिफरेंट वाइड एंगल्स, और पहले जस्टिस मित्तल ने भी इसके महत्व को बता दिया। सुप्रतिम दादा को मुझे अब शामिल करना है चर्चा में, आपने सबको सुना है। मैं आऊँगा संजय सर और बिल्कुल इन्हीं सवालों के साथ में जो अश्विनी जी ने रखे हैं उनके, लेकिन सुप्रतिम दा, आपकी राय में सबसे पहले जानना चाहूँगा। मानवाधिकारों के लिए आप काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर दुरुपयोग के ज़्यादा मामले आपके सामने आते होंगे। अश्विनी जी ने जो कुछ कहा उसको ध्यान में रखते हुए कि कितनी आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि इससे पहले गुंडागर्दी किस स्तर पर रही है, और लुकिंग एट दी पश्चिम बंगाल स्टेट कि कैसे वहाँ पर एक सिंडिकेट चलता रहा है, उसको देखते हुए एक तो इसकी आवश्यकता, दूसरा इसका दुरुपयोग, दोनों ही चीज़ें हैं। आपका मत क्या है? सबको नमस्कार। नमस्कार। और खास करके डॉक्टर बाकी सबको पहली बार एक बात बोलेंगे, जो इतिहास में पहली बार इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हिस्ट्री इन वेस्ट बंगाल जो भाजपा का सरकार हुआ, ये बहुत डेमोक्रेसी के लिए भी आनंद की बात है। और इतिहास में सबसे पहली बार रूलिंग पार्टी का एक भी एमएलए माइनॉरिटी कम्युनिटी से आया नहीं, क्योंकि सिलेक्टिव हुआ नहीं। वो लोग लड़ाई, वोट की लड़ाई में शामिल ही नहीं किया गया। जब एमएलए नहीं हुआ तब मिनिस्ट्री में भी कोई माइनॉरिटी नहीं है। ये भी इतिहास में पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल असेंबली। ये गुंडा कानून जो भी आप फंडामेंटली बता रहे हैं, जो भी है, पब्लिकली इट इज पॉपुलर और अनपॉपुलर एज गुंडा कानून, गुंडा एक्ट। ये कैसा है, ये लीगल एक्सपर्ट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स है, दे कैन डिफाइन इलैबोरेटली ऑन इट। लास्ट 2 महीना, लास्ट 2 सप्ताह, लास्ट 2 वीक हम लोग बात किए 2 जगह में। एक था मुर्शिदाबाद, जहां बंगाल में जो 2 जिला है, जहां मेजोरिटी है माइनॉरिटी कम्युनिटी, जहां बांग्लादेश के साथ बॉर्डर भी है और बहुत कुछ कारण में अभी चर्चे में भी है। वहाँ हम लोग बात कर रहे थे कुछ बॉर्डरिंग एरिया में, रानीनगर और जालंगी एरिया में, गांव वालों से, जो गांव वालों है मुसलमान और दलित कम्युनिटी का। बात यह है, जहां तक आर्थिक उन्नति की बात है, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात है, चाहे लेफ्ट फ्रंट हो चाहे टीएमसी हो, कुछ हुआ नहीं। अब कोई भी वहां जाने से पता लग जाएगा। कुछ दिन पहले तक भी, 7-8 साल पहले तक भी इलेक्ट्रिक भी नहीं था कुछ एरिया में, रास्ता का हालत भी बहुत खराब था। अभी भी उतना उन्नति नहीं हुआ है जितना उन्नति बाकी जगह में हुआ है। तो वहाँ हम लोग बात कर रहे थे, दे आर बिलोंग्स टू दलित एंड मुस्लिम कम्युनिटी। और लास्ट 4-5 साल में जो प्रकाशित रिपोर्ट है, वहाँ बोला जाता है पानी केस, जल केस, एनडीपीएस, उसमें फंसाना आम तौर पर एक आम बात है। जो भी रूलिंग पार्टी टीएमसी से संपर्कित नहीं थे, उनको फंसाया जाता था। सर्वे का रिपोर्ट अभी भी हम लोग प्रकाश नहीं कर पाए। एक जीपी था पंचायत, उनका मुखिया
शायद एकमात्र है मुर्शिदाबाद में बचे हुए, ही इज फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। बार बार प्रेशर भी दिया गया उस समय, मई का पहले तक तुम टीएमसी में ज्वाइन कर दो। बॉर्डर में बीएसएफ का साथ, बीएसएफ हमारा बीएसएफ है, तालमेल करके कितना उन्नति हो सके उनका बहुत सारा कोऑपरेशन है। बीएसएफ का रोल बहुत जगह में आप लोग जानते हैं, जो होना चाहिए वो हुआ नहीं। आज इन्फिल्ट्रेशन का बात हो रहा है, लेकिन अगर बीएसएफ उसमें नहीं था, खाली लोकल टीएमसी और पुलिस नहीं, बीएसएफ का उसमें से सहयोग नहीं था तो नहीं आ पाते। वो पुराना बात छोड़ते हैं। तो वो मुखिया जी का बहुत सारा पॉजिटिव काम था। हाँ, लेकिन जहाँ मुर्शिदाबाद, नॉट ओनली मुर्शिदाबाद, इन फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ माइग्रेशन एक बड़ी बात है, हजारों लाखों बाहर जाते हैं, काम नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, इसीलिए वहाँ एक ही साथ साथ एक ग्राफिकल पिक्चर, जहाँ फसाना, एनडीपीएस केस दे करके, ये भी है। एक थोड़ा पीछे हम लोग आते हैं हिस्ट्री और में। दादा मैं जानना ये चाहता हूँ वर्तमान, ये आप सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं, मैं जानता हूँ, हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की है कई बार। वर्तमान में एक नया कानून जिसको लेकर विवाद चल रहा है, आपको लगता है इससे चीजें क्या होंगी, मतलब क्या, क्योंकि अभी तो अवसर मिला ही है, अभी तो हम पिछली बातें कर रहे हैं, अभी तक तो बीजेपी के हाथ में कुछ था ही नहीं, बीजेपी प्रताड़ितों की श्रेणी में थी, वहां पर उनके कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा था। अब तो उनको अवसर मिला और अवसर मिले ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो मैं जानना चाहूंगा क्या अभी कोई संदेह है आपको, या थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि किस तरह से इस्तेमाल होता है इसका? देखिए, बीजेपी सरकार आने के बाद आगे अगर 2 कि 3 इंस्टेंस आपको दें, तो आप लोग को भी शायद सुने हैं, यहाँ भी बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है। और बुलडोजर का इस्तेमाल वहीं हो रहा है जहाँ हॉकर लोग, और डाउन ट्रोडन पीपल, जहाँ दुकान बनाए हैं, बस्ती है, इसमें भी दे आर इलीगली वहाँ बैठे हैं। अगर लीगलिटी डिपेंड करता है बहुत कुछ के ऊपर, 20 साल 25 साल से जो दुकान चला रहा है, तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और रिसेंटली आया है डिटेंशन कैंप, हम डिटेंशन कैंप तक नहीं जाएंगे, लेकिन ये तो बोलेंगे जहाँ भी कुछ रेजिस्टेंस हो रहा था लीगली, कोर्ट में जा करके, चाहे जुलूस निकाल करके, डर में है हम लोग, ये गुंडा कानून उसका ऊपर तो इस्तेमाल नहीं होगा। गॉट इट, अब मुझे बात समझ में आ गई कि कुछ डर है और वो ये एस्केलेट हो जाएगा, इतना मुझे बात समझ में आई है। जस्टिस मित्तल, मैं आ रहा हूं संजय सर, वो जो सारी बातें हैं ना अश्विनी जी ने कही, मैं आऊंगा, लेकिन जस्टिस मित्तल बड़ी देर से सुन रहे हैं सबको, और अब उनके पास में बोलने को काफी कुछ इसलिए होगा क्योंकि उन्हें अलग अलग मत यहां पर पैनल पर समझ में आ गए। जस्टिस मित्तल, ये बात तो साफ है कि डर भी है, राजनीति तो हो ही रही है, राजनीतिक इस्तेमाल भी हो, आपने खुद माना भी है कि ऐसा है कि कोई भी कानून आता है, लेकिन उसका सिर्फ पॉजिटिव इस्तेमाल नहीं होगा, उसका ज्यादा जोर इस ओर है कि राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदियों को कैसे कसा जाए, जिन्हें परेशान करना है उन्हें और कैसे परेशान किया जाए, ये भाव भी इस पैनल पर निकल कर आया है। देखिए, राजनीतिक तौर पर अगर किसी को परेशान किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो एडवाइजरी बोर्ड है वो उसको देखेगा। उसके अलावा आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम केसेस हैं, डी के बसु से लेकर मेनका गांधी, तमाम केसेस हैं। इसमें हैबियस कॉर्पस की पिटीशन भी दाखिल की जा सकती है। तो मैं साहे साहब की इस बात से सहमत हूँ कि पुलिस पर और ख़ास तौर पर इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर में पॉलिटिकल प्रेशर होता है, नो डाउट पॉलिटिकल प्रेशर होता है, परंतु उस पॉलिटिकल प्रेशर को देखने का काम न्यायपालिका का है। और न्यायपालिका ने तमाम समयों पर ऐसे ऐसे निर्णय दिए हैं जिसमें इस प्रकार की निर्विधियों को समाप्त किया है। आप इमरजेंसी का पीरियड उठा करके देख लीजिए, इमरजेंसी के पीरियड में कितने लोगों को मीसा DIR में बंद किया गया था, और फिर भी न्यायपालिका ने हिम्मत दिखाते हुए अगर किसी पर गलत रूप से मीसा DIR लगा है तो उसको हटाया भी था। तो कानून है तो इसका उपयोग भी होगा और दुरुपयोग भी होगा। कितना उपयोग होता है, कितना दुरुपयोग होता है, ये समय बताएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया
कि 1972 से लेकर के 1985 तक अनेक राज्यों में इस प्रकार के कानून हैं, जिसमें प्रमुख रूप से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका हैं। तो सन 85 से लेकर के अब करीब 40 साल हो रहा है। 40 साल में इन राज्यों में इस प्रकार के कानून का कितना दुरुपयोग हुआ, ये सभी जानते हैं। हुआ कि नहीं हुआ, ये भी सब जानते हैं। इसी प्रकार से NSA है, टाडा है, और भी बहुत से कानून हैं। तो कानून है तो उसका दुरुपयोग होना स्वाभाविक है, परंतु फिर अंतिम रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि न्यायपालिका उस दुरुपयोग को रोकने में सक्षम है, आज भी सक्षम है। इमरजेंसी के आप में भी आपका सक्षम थी। करियर इसलिए कमाल का है कि आप एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं, सबकी बात को सुनते हैं, फिर किसी निर्णय पर जाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि इसका दुरुपयोग ज्यादा या आवश्यकता ज्यादा? अगर ये निर्णय आपको करना होता तो आप किस निर्णय पर जाते हैं? बंगाल की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी राय में इसकी आवश्यकता ज़्यादा है। इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 15 सालों में हम लोगों ने गुंडाराज टीवी पर देखा, अखबारों में पढ़ा, जैसा अश्विनी भाई ने भी बताया कि कितना वायलेंस होती थी, विक्टिम को ही एक्यूज बना दिया जाता था, और खुद मुख्यमंत्री फाइल छीन ले जा रही हैं, धरने पर बैठी हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। तो ये सब स्थिति बहुत विकट। हाँ, अगर इस तरह का इंटरवेंशन नहीं होता है, इस तरह की परिस्थितियां नहीं होती, तब तो ठीक है, लेकिन ये देखना पड़ेगा, जैसा मैंने कहा भी है कि अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी कहना बड़ा मुश्किल है। संजय सर, कर्नाटका का जिक्र तो कर ही दिया जस्टिस मित्तल ने कि कितना दुरुपयोग हुआ, कितना सदुपयोग हुआ, ये आप बेहतर जानते हैं। दूसरा, कई बातें अश्विनी जी ने रखी थी कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, या जस्टिस मित्तल भी इस बात से सहमत हैं, जिस तरह के हालात रहे हैं, जिस तरह का सिंडिकेट वहां क्रिएट हो गया है, वहां पर इस तरह के कानून की आवश्यकता है। थ्योरेटिकली इसको प्रूव किया जा सकता है कि कानून की आवश्यकता है, लेकिन अगर एक कोई चीफ मिनिस्टर 1-1.5 महीने में ये समझ जाए कि पूरा जो करंट लीगल मैकेनिज्म, सिस्टम, डिलीवरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, वो सब कुछ जो है वो डिलीवर नहीं कर पाएगा बिना उसको 6 महीने 8 महीने ट्राई किए हुए, तब तो बहुत ही मुश्किल है। और चाहे टीएमसी का गुंडागर्दी हो या बंगाल का जो भी सिचुएशन है, अगर कोई बोल दे कि आज का बीजेपी सरकार और बीजेपी एस्टैब्लिशमेंट उस चीज को नहीं समझता है, तो ये मैं मानने से इनकार करता हूं। जब आपको इतना कुछ पता है, और इस पुलिस एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट का आप क्या करेंगे? ये जितने भी पिछले 15 साल से मिलजुल के सब इंस्पेक्टर से लेके ऊंचे तक अधिकारी जो काम किए हैं, उनका क्या होगा? आप एक जो है पहले वाले किसी को सस्पेंड करके 2-3 बंदों को निकाल दिए। देखिए, ये पूरा ऑप्टिक्स का बहुत बड़ा गेम है, और ये ऑप्टिक्स के गेम में आपको समझना पड़ेगा कौन कितना करना चाहता है। और अगर ढंग से अगर क्लीन किया जाए वेस्ट बंगाल का सिस्टम, तो मुझे लगता है 6 महीने साल भर में वो क्लीन हो जाएगा। लेकिन उसके करने के लिए जो एफर्ट चाहिए, दैट इज मच मोर देन एन एनैक्टमेंट। ये तो एक एनैक्टमेंट हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा, आप जाएंगे। आज भी जो आईपीसी के सेक्शंस लगाए जा रहे हैं, आपके शिलोंग वाले केस में 403 लगाए उसे पुलिस ने। आज बुलडोजर और एनकाउंटर को आप जो है लीगल डिक्लेयर कर दिया है तकरीबन। अगर किसी का इलीगल प्रॉपर्टी है तो उसके साथ 2 लाख और लोगों का इलीगल प्रॉपर्टी है। तो अगर आप रूल ऑफ लॉ के साथ खेल रहे हैं, अगर आप पुलिस के इंडिपेंडेंस के साथ खेल रहे हैं, एंड द वर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म, और जो एक्सपर्टीज और उनका अपराइटनेस है टू डिलीवर, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और अभी जिस चीज कारण के लिए आप ला रहे हैं, तो थ्योरेटिकल सब ऐसे था वैसे था वैसे था, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास कोई व्हाइट पेपर है कि यहाँ यहाँ ये चीज है। मोस्ट ऑफ द डेफिनेशंस आर केप्ट वेग। ऐसे भी लॉ में ज्यादा डेफिनेशंस वेग ही होते हैं, इसलिए कि कभी भी उसका किसी तरीके से उपयोग मैं आपकी किया बात जाए। को समझ गया बहुत हद तक। अगर कहीं गलत हूं तो आप बताइएगा। अश्विनी जी, बात ऐसे समझ में आती है कि जैसे जीन्स में कुछ ट्रैवल करता है ना, आपको याद होगा राज बिहारी जी ने काफ़ी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं इसके ऊपर, रक्त रंजित राजनीति के ऊपर। और ये रक्त रंजित राजनीति किसी राजनीतिक दल की वजह से नहीं होती। तृणमूल कांग्रेस यही सब वामपंथी दलों के बारे में कहकर आई थी, फिर वही सब उसके बारे में कहा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि वही कार्डर इधर से उधर, जो क्लब पॉलिटिक्स चलती है वहां पर वही इधर से उधर शिफ्ट होती रहे, कार्यकर्ता वही है। खैर, इसी बात को जो संजय सर ने कहा कि पुलिस के अधिकारी हैं,
या पूरा सिस्टम जो अभी तक चला आ रहा है, जिसके वो अभ्यस्त हैं इतने सालों से, वो अचानक से किसी कानून से बदल जाएगा? और दूसरी बात ये है कि अगर नकेल कसना है तो उसके लिए आपके पास में, अगर ये क्लियरली आपके पास में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पुलिस फोर्स है या आपके पास काम जो कानून है उनके आधार पर भी आप जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। यानी आप करना क्या चाह रहे हैं, इस मंशा पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। संजय सर ठीक कह रहा हूं ना मैं? कहीं कुछ इसमें नहीं, वो तो एक प्रश्न चिन्ह वही है। मैं बोलता, दूसरा मैं बोल रहा हूँ प्रोस्पेक्टिव में जा रहा हूँ कि आज आपने ये कानून लिया है, आप मेरे को बोले कि 12 महीने के बाद ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और इस तरीके की जो भी चीजें सब गॉट इट सर, मैं समझ गया, मतलब आपकी मंशा नीदर एक्सपर्टीज नॉर एनफोर्समेंट एंड नीदर डिलीवरी, ये तीनों पे हमारे को कुछ नहीं बोलिए। ठीक है, सिर्फ एक कानून लाकर अश्विनी जी कैसे हो जाए? ये सारी चीजें नदारद हैं और सिर्फ कानून लाकर कैसे हो जाए? देखिए, कानून लाना इसलिए अभी की आवश्यकता है वहां पर क्योंकि वहां की स्थिति बाकी राज्यों से बदतर है। दूसरी बात यह है कि जो बीएनएस के तमाम धाराएं हैं वो इस तरह की गतिविधियों पर, खासतौर से पब्लिक सेफ्टी कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल, उनकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए काफी नहीं। तीसरा, पुलिस का इकबाल पिछले 15 साल में ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने इस लेवल तक खत्म किया, उनके मोरल को बूस्ट करने के लिए बीएनएस की धाराएं लगाते समय उनके हाथ जो है नहीं चल पाएंगे क्योंकि वो अभ्यस्त हो चुके हैं। नंबर 4, जिस प्रदेश में किसी गांव में शादी होती हो, शाहजहां शेख कहता हो कि तुम्हारी बीवी पहले मेरे पास आएगी, वहां पुलिस के इकबाल की बात करते हैं। वहां तो डील करने के लिए ऐसे ही कानून चाहिए, रूल ऑफ लॉ से हम चलते हैं, लेकिन ये बड़ा माने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स अगर हम वेस्ट बंगाल में देखें, ऑनरेबल जस्टिस मित्तल इस बात को मानेंगे कि वहां नहीं लागू होते। और एक बात और बता दूं, 1978 में यही पब्लिक सेफ्टी एक्ट कहां आया था? जम्मू एंड कश्मीर में। कौन लेकर आया था? शेख अब्दुल्ला। उसके बाद क्या स्थिति बदल पाई थी? नहीं बदल पाई थी। तो दो बातों का महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, पुलिस, प्रोसिक्यूशन एंड ज्यूरी। पुलिस का इकबाल, प्रोसिक्यूशन का उसको कोर्ट में प्रूव करना और ज्यूरी का टाइम बाउंड मैनर में डिसीजन देना, वो तीनों बातें वहां नदारत हैं। मैं पिछले 2001 से अब तक वकालत में मैं जो देख रहा हूं, बड़े आदर के साथ कानून का छोटा सा विद्यार्थी होने के नाते, वेस्ट बंगाल की स्थिति जो हम देख रहे हैं, जब जजेस ही, आप एसआईआर के समय पर ऐसे समझते, ऑनरेबल जस्टिस मित्तल एग्री करेंगे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी, एसआईआर के लिए जुडिशियल ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट हुआ, वहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंटेड है, सेंट्रल फोर्सेस काम कर रही हैं, फिर भी वहां के गुंडों ने क्या किया? जुडिशियल ऑफिसर्स को एसआईआर की एक्सरसाइज नहीं करने दिया। फाइनली एंड डीजीपी एंड चीफ सेक्रेटरी, आई एम वेरी सॉरी, इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने डांट खा रहे थे। आई वाज आल्सो विटनेसिंग इट एंड मिस्टर सहाय वुड आल्सो एग्री टू बीइंग अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, ही इज वेरी लर्नेड पर्सन, आई डू नॉट डिसएग्री विद हिम, बट हियर ऑफ कोर्स my dignified disagreement is with him with respect to the West Bengal where the law and order has been collapsed. नंबर 4, कानून का अब्यूज और मिसयूज अदालतें समय समय पर तय करती हैं। अगर समय समय पर तय नहीं करती तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लालू यादव आज भी जो है विधायक और सांसद नहीं बन सकते। इसी सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 8(2) को खत्म किया। दतिया में आपके नरोत्तम मिश्रा के चुनाव रहा, मध्य प्रदेश के हैं डॉक्टर प्रवीण तिवारी। तो इसलिए चेक एंड बैलेंस करने के लिए जस्टिस मित्तल जैसे स्पाइन वाले जजेस भी हैं जो देखते हैं कि मिसयूज नहीं होना चाहिए, और शाहजहां शेख जैसे गुंडों को ठीक करने के लिए, वो आप देखिए ना, वो कौन सा था डायमंड हार्बर सीट से, व्हाट वाज हिज नेम, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, वो देखिए उसकी बीवी ने कहा पुलिस स्टेशन के ऊपर मॉब लेके अटैक कर दिया। आरजी कार में देखिए ना, 200 की भीड़, वही पुलिस थी। वी हैव डिबेटेड, आई हैव डिबेटेड विद मिस्टर सहाय, 200 मैं आरजी कर का बता रहा हूं, यही प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ना, आरजी कर में आज भी वही परिस्थिति है। उस 22 एकड़ में 1-1 इंच जमीन के बारे में मैं आपको बता दूंगा, और खाली आरजी कर नहीं, 28
They are all in the same state of affairs. संजय सर हालात से डिसएग्री नहीं कर रहे हैं खाली संजय सर, एक अश्विनी जी, लेकिन उसको डील करने की मंशा से, मैं बता रहा हूं कि हालात से वो डिसएग्री नहीं कर रहे हैं, मंशा पे में बात। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं इशू क्या है। आज भी 28 मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में वही परिस्थिति है जो आरजीकर के पहले था। आरजीकर के विक्टिम की गॉट इट सर, क्विक कमेंट एक अश्विनी जी का। अश्विनी जी इंपॉर्टेंट बात है, क्विक कमेंट अश्विनी जी, फिर मैं सुप्रतिम दा आ रहा हूं आपके पास। मैं आखिरी में ये कहूंगा कि हमारे देश में जो गवर्नेंस है उसकी तीनों विंग्स बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। चंपत राय जैसे व्यक्ति के ऊपर अगर बात आती, इतना पावरफुल होने के बाद भी चंदा घोटाले में, तो आप समझ लीजिए पब्लिक पावर, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक परसेप्शन। गॉट इट सर, मुझे लगता है इसका जवाब अभी पैनल पर हम तो बहुत देर तक डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसका जवाब तो आने वाले दिनों में पता लगेगा और डिस्कशन होंगे। सुप्रतिम दा, बंगाल के जो हालात हैं, मैं फिर दोबारा उसी पर आता हूं क्योंकि घूम फिर के बात वहीं आई है, थोड़े अलग हैं हालात। गुंडागर्दी चरम पर रही है, गुंडों की ताकत चरम पर रही है, हौसले चरम पर रहे, इसलिए आवश्यकता है। नहीं, जो कानून एग्जिस्टिंग था है वो काफी था अगर एंटी सोशल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है उसके लिए। यू नो, बंगाल में रेजिस्टेंस आज़ादी का लड़ाई में भी था, आज़ादी का बाद में भी है, अभी भी है। हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग एंग्जाइटी में है जो इस कानून का इस्तेमाल रेजिस्टेंस जो डेमोक्रेटिक फोर्स है उसका खिलाफ किया जाएगा। नंदीग्राम आंदोलन में हमारा साथी थे वर्तमान मुख्यमंत्री, पर इसके लिए तो जवाब जस्टिस मित्तल ने दिया कि कोर्ट है, अगर किया भी जाता है तो उसके लिए कोर्ट है। अगर कोर्ट है तो कोर्ट को किस हिसाब से इज्जत ये लोग दे रहे हैं, जहां एसआईआर में नाम नहीं है, ट्राइब्यूनल में अभी तक राय नहीं मिला है, फिर भी उससे नाम लेते हुए डिटेंशन सेंटर में रखते हुए पुशबैक हो रहा है। You are informed that अभी एक पुलिस रिफॉर्म की बात संजय सर की तरफ से आई थी, ये तो कानून के रिफॉर्म, लॉ रिफॉर्म की बात भी चलती है। जस्टिस मित्तल, इस पर आपका क्या कमेंट है कि दबाव सिर्फ पुलिस पर नहीं, कानून पर भी? अगर आप बांग्लादेशी को भी ओरिजिनली पुशबैक करना, मैं समझ गया आपकी बात दादा जस्टिस मित्तल जैसे बड़े जज है, एक कमेंट उनका सुन लेते हैं कि क्या दबाव कानून पर? जहां तक राजनीतिक दबाव का प्रश्न है, मैं आपको बता दूं कि मैं न्यायपालिका के अलावा कार्यपालिका में भी मैंने काम किया है और मैं विधायिका में भी प्रमुख सचिव विधानसभा उत्तर प्रदेश रह चुका हूं, तो मैंने तीनों विंग में काम किया है। और मैं एक बहुत छोटी सी बात बता देता हूं, हमारे तत्कालीन जो स्पीकर थे उनका कहना था कि हम तो अपने कार्यकर्ता को संतुष्ट करने के लिए आपसे सिफारिश करेंगे, आप उस सिफारिश को माने ना माने ये आपका विवेक है, परंतु हम इस बात को अदरवाइज नहीं लेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग विषय है सर, इस पे 1 घंटा और बात करनी पड़ेगी संजय सर को लेकर, आपको लेकर। संजय सर, छोटा सा कमेंट आपको, छोटा सा, क्योंकि क्लोजिंग पे जा रहा हूं। दबाव में पुलिस ज्यादा, कानून व्यवस्था? मैं उतने पुलिस के बाहर थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है? तो मैं केवल इतना ही बोलना चाहूंगा कि अरेस्ट कंडीशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने ले किया है। आज के तारीख में वो अरेस्ट कंडीशंस कितने परसेंटेज ऑफ अरेस्ट में इम्पोज होते हैं, कितने में उसका पालन होता है, दैट विल एक्सप्लेन द रिट ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस कंट्री। एंड फाइनल वर्ड, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एक जज पे नहीं लगता है। आज भी हम उनको जस्टिस वर्मा बोलते हैं और वर्मा नहीं बोलते हैं। गॉट इट सर, मैंने बोला ना इस पे 1 घंटा और लगेगा। संजय सर बहुत धन्यवाद, सुप्रतिम दा आपका धन्यवाद, जस्टिस मित्तल आपका धन्यवाद, अश्विनी जी भी हमारे साथ बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बात इंडिया की में आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। देखिए, पब्लिक सेफ्टी बिल कह लीजिए, इसको गुंडा एक्ट बहुत सरल भाषा में पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से खास तौर पर। इसकी आवश्यकता क्यों है, तो वर्तमान परिस्थितियों को हमने समझने का प्रयास किया। पश्चिम बंगाल के हालात ऐसे हैं, वहाँ हौसले बुलंद हैं गुंडों के, या जो अभी तक राजनीतिक प्रश्रय से ये सब करते रहे हैं उनके, इसके लिए ज़रूरत है, लेकिन इसके दुरुपयोग भी हो सकते हैं। वर्तमान में जो कानूनी शक्तियां हैं पुलिस के पास, न्यायपालिका, उनके आधार पर कितनी कार्रवाइयां हुई हैं और कहीं ये
टारगेटेड तो नहीं होगी कार्रवाई। इस तरह के कुछ विचार विमर्श यहाँ पर हुए हैं। ये मसला आगे तक जाएगा, इस पर हम बातचीत करते रहेंगे। बात इंडिया की में आज इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, खबरें जारी हैं एक ब्रेक के बाद भी।